भारत की कहानी असल में नदियों की कहानी है। सोचिए, जब भी हम अपनी सभ्यता या संस्कृति की बात करते हैं तो जिक्र किसका आता है? नदियों का। और ये सिर्फ पानी के बहाव नहीं है, ये तो हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं, हमारी सभ्यता की नींव है। और ये कोई नई बात नहीं है, चाहे उत्तर में गंगा और सिंधु को देख लें या फिर दक्षिण में गोदावरी को। इन सभी नदियों ने न सिर्फ बड़े बड़े शहर बसाए बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को पाला पूसा है। इसीलिए कहते हैं कि इन नदियों की कहानी ही असल में भारत की कहानी है। तो भारत का ये जो इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स रिवर सिस्टम है, इसे समझने के लिए हम इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों को ही समझते हैं। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा, सबसे बेसिक फर्क है वो है इनके पानी का सोर्स। देखिए, हिमालय की नदियां निकलती हैं ग्लेशियर से, मतलब बर्फ पिघलने से, तो जाहिर है इनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए वो सीजनल होती हैं। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही इनके बहाव से लेकर इनकी घाटियों तक सब कुछ तय कर देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो शब्द हैं जिन्हें समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार आएंगे। पहला है ट्रिब्यूटरी, यानी सहायक नदी। ये वो छोटी नदी है जो आकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी वितरिका। ये वो धारा है जो बड़ी नदी से टूटकर अलग बहने लगती है। सिंपल है, राइट? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय के दिग्गजों की, वो 3 पावरफुल रिवर सिस्टम्स जो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। गंगा नदी की कहानी बहुत दिलचस्प है। असल में इसकी शुरुआत दो नदियों से होती है। एक तरफ से आती है भागीरथी, दूसरी तरफ से अलकनंदा। और जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, बस वहीं से जन्म होता है हमारी पवित्र गंगा का, जो फिर पहाड़ों से उतरकर मैदानों की तरफ अपना लंबा सफर शुरू करती। लेकिन गंगा का ये सफर अकेला नहीं है। रास्ते में यमुना, घाघरा, सोन और यहाँ तक कि कोसी जैसी कई बड़ी बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। और यही सब मिलकर उस विशाल उपजाऊ गंगा के मैदान को बनाते हैं, जो आज करोड़ों लोगों का पेट पालता है। अब आते हैं सिंधु नदी पर। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये साक्षात इतिहास है। सोचिए, इसी के किनारे दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। और तो और हमारे देश का नाम इंडिया भी इसी नदी से आया है। और ये निकलती कहाँ से है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। और जब हम सिंधु की बात करते हैं तो पंजाब का जिक्र कैसे नहीं होगा। पंजाब का तो मतलब ही है 5 आब, यानी 5 नदियों की जमीन। ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये पांचों पावरफुल नदियां सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं और आखिर में जाकर सिंधु में ही मिल जाती हैं, जिससे एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बनता है। तीसरी बड़ी हिमालय नदी है ब्रह्मपुत्र, और इसकी यात्रा तो किसी फिल्म की कहानी जैसी है। ये शुरू होती है तिब्बत में, जहां इसका नाम है सांगपो। फिर ये एक जबरदस्त यू टर्न लेकर भारत में घुसती है अरुणाचल में, जहां इसे दिहांग कहते हैं। असम में आकर इसका विशाल रूप सामने आता है और तब ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। और सफर यहीं खत्म नहीं होता। बांग्लादेश में जाकर इसका नाम हो जाता है जमुना, और वहां ये गंगा से मिल जाती है। मतलब एक नदी कितने सारे नाम, और क्या शानदार सफर है। तो ये तो थी हिमालय की नदियां। अब चलिए भारत के दूसरे हिस्से यानी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत पुरानी हैं और जैसा हमने पहले बात की थी, ये ग्लेशियर पर नहीं बल्कि पूरी तरह मॉनसून की बारिश पर जिंदा रहती हैं। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि पेनिनसुलर इंडिया की कुछ नदियाँ ईस्ट की तरफ यानी बंगाल की खाड़ी में क्यों गिरती हैं और कुछ वेस्ट की तरफ यानी अरब सागर में? क्यों? इसका जवाब छिपा है यहाँ के भूगोल में। तो जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, उनमें नर्मदा और तापी सबसे खास हैं। इसका कारण ये है कि ये नदियां पहाड़ों के बीच बनी एक गहरी दरार में बहती हैं, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। ये विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाती हैं। और हाँ, नर्मदा को अक्सर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक नेचुरल बॉर्डर भी माना जाता है। तो ये तो हुई पश्चिम की ओर बहने वाली। अब अगर हम पूरब की ओर बहने वाली नदियों को देखें तो यहाँ हमें गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसे बड़े नाम मिलते हैं। इनमें से गोदावरी जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ये इतनी विशाल और महत्वपूर्ण है कि इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने हिमालय और प्रायद्वीप दोनों की नदियों को समझ लिया।
चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो एकदम साफ हो जाएं। ये टेबल देखिए पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। एक तरफ हिमालय की नदियां जो ग्लेशियर से निकलती है, साल भर बहती है और गहरी वी शेप की घाटियां बनाती है। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां जो पठार से निकलती है, बारिश पर निर्भर है और चौड़ी उथली घाटियों में बहती है। गंगा सिंधु एक तरफ तो गोदावरी नर्मदा दूसरी तरफ। यही है पूरा फर्क। लेकिन ये नदियां सिर्फ किताबों और नक्शों का हिस्सा नहीं हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की 80% से ज्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे इन्हीं नदियों पर निर्भर है। 80%। ये नंबर इनकी असली अहमियत बताता है। तो सब कुछ जानने के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है। ये नदियां जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जीवन रेखाएं हैं, इनका भविष्य क्या है? और ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है, ये हम सबके भविष्य से जुड़ा सवाल है।